Hi everyone, welcome to all of you. Behalf of Kushmanda Education, today we will discuss in this video about HCS मुख्य हिंदी और हिंदी निबंध का हल पेपर हम यहाँ 2019 का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे कि आपको आने वाले 2021 के HCS मेन हिंदी के लैंग्वेज के पेपर में आसानी होगी और आपको पता चल पाएगा कि किस टाइप से हिंदी के एस्से और हिंदी का जो है लैंग्वेज का पेपर है उसमें क्वेश्चन आएंगे, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी और हिंदी निबंध का पेपर जो है उसका समय आपका 3 घंटे रहेगा। उसके मार्क्स आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका, और सभी प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं, कोई भी आपने क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका एक पैसेज होगा इंग्लिश में, और उसका आपने हिंदी में अनुवाद करना है, और वो 15 मार्क्स का होगा। बहुत ध्यान से पढ़ के आपने उसकी हिंदी करनी है। आपने अपनी तरफ से कोई भी लाइन ऐड नहीं करनी है, जितनी लाइन्स वहां पे दी हुई हैं उसी की हिंदी करनी है। जैसा कि ग्रेट मैन ऑफ साइंस, लिटरेचर एंड आर्ट belongs to no exclusive class और rank of life, तो उसी की हिंदी करेंगे। विज्ञान, साहित्य और कला किसी अनन्य वर्ग या पद के महापुरुष के जीवन से संबंधित नहीं थे। and they have come alike from colleges, workshops and farmhouses to the huts of poor men and the mansion of rich। वे कॉलेजों, कार्यशालाओं और फार्म हाउसों से, गरीब पुरुषों की झोपड़ियों और अमीरों के मकानों से एक जैसे आए हैं। Some of God's greatest apostles have come from the ranks the poorest, have sometimes taken the highest places, or nor have difficulties apparently the most insurable proved obstacle in their way। वे भगवान की सबसे बड़ी प्रेरितों में से कुछ रैंकों से आए हैं वे, एंड सबसे गरीब कई बार उच्चतम स्थानों को प्राप्त कर लेते हैं, और उन्हें कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पड़ता है, उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं आती है। Those very difficulties in many instances would ever seem to have been their best helpers by evoking their power of labor and endurance and stimulating into life facilities which might otherwise have lain dormant। और जो है उसके बाद मुश्किलों में कई मौकों पर उनके श्रम और सहन शक्ति की शक्ति का आह्वान कराती है और उत्तेजित करके उनकी सबसे अच्छी सहायक बनती है। जीवन में जो सुविधाएं निष्क्रिय हो जाती हैं, इसी प्रकार बाधाओं के उदाहरण से विजय प्राप्त करी जा सकती है। तो इसके बाद है the instances of obstacles thus surmounted and of triumphs thus achieved are indeed so numerous as almost to justify the proverbs that with a will one can do anything। यानी इसी प्रकार बाधाओं के उदाहरण से विजय प्राप्त की जा सकती है, और इस प्रकार प्राप्त की गई विजयों की संख्या वास्तव में इतनी अधिक है कि उन्हें लगभग सही ठहराया जा सकता है। कि कहावत है जैसे कि इच्छा शक्ति से कुछ भी किया जा सकता है। तो आपने लाइन टू लाइन इसकी हिंदी करनी है, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका पत्र लेखन। दूषित पेयजल आपूर्ति के विरोध में अध्यक्ष को जल संस्थान को एक शिकायती पत्र लिखना है। आपके 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। उसमें चॉइस दी गई है, या तो आपने ये पहला पत्र लिखना है, या अथवा आपके बैंक खाते से अन्य किसी के द्वारा अवैध रूप से रुपया निकाल लिए जाने के विरोध में साइबर अपराध प्रकोष्ठ पुलिस विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना है। तो इन दोनों में से आपने एक करना है। मार्क्स आपके 10 रहेंगे। तो आपने सबसे पहले विषय को लिखना है। विषय जो है पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं, पानी की समस्या पर पत्र लेखन है। जो भी विषय यहाँ पे दिया गया है वो आपने लिखना है। उसके बाद अपने नगर का नाम लिखना है, जो इस भी नगर में आप रहते हैं। उसके बाद अपने शहर का नाम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पानीपत लिख रही हूँ। उसके बाद आपने डेट डालनी है, दिनांक, फिर आपने ईयर लिखना है 2021। फिर उसके बाद हम सेवा में लिखेंगे। फिर ये कोमे का बहुत ध्यान रखना है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं। तो फिर स्वास्थ्य अधिकारी, फिर कोमा, नगर, अपना भी नगर का नाम लिखना है, फिर कोमा, फिर अपने शहर का नाम लिखना है, फिर आपने पूर्ण विराम यहाँ पे डालना है, फिर विषय फिर देना है आपने दूषित पेयजल आपूर्ति के लिए शिकायती पत्र। उसके बाद हम आते हैं, फिर आपने लिखना है महोदय, और अगर कोई स्त्री आपकी स्वास्थ्य अधिकारी है तो उसको आपने महोदय लिखना है, यानी यहाँ पे एक आ की मात्रा आ जाएगी। उसके बाद सविनय निवेदन पूर्वक में आपका ध्यान जो है नगर का नाम लिखना है। फिर उसके बाद पानीपत में दूषित पेयजल आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, यह जानते हुए कि दूषित पानी पीने से कई प्रकार की या कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, फिर भी शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध ना
होने के कारण लोगों को दूषित पानी पीने को बाध्य होना पड़ रहा है। जलापूर्ति के लिए बिछी पाइपलाइन अधिकांशतः जगह से फट फूट गई है, जिसके कारण कई प्रकार की गंदगी पेयजल में मिलकर नलों से निकल रही है और दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार भी पड़ गए हैं, जिसमें ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि जल्द से जल्द यहाँ का निरीक्षण कर शुद्ध पेयजल आपूर्ति की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। आशा है फिर आप इस विषय पर त्वरित कार्यवाही कर लोगों को हो रही परेशानी से छुटकारा दिलाएंगे। धन्यवाद। भवदीय और अपना नाम लिखें। इस तरह से आपने पत्र लिखना है। नाउ सेकंड जो पत्र है वो आपका पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखना है। वो कैसे लिखना है? पुलिस अधीक्षक को आवेदन पत्र जो है बैंक में किसी और द्वारा पैसे निकालने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। उसमें सेवा में कॉमा श्रीमान, अगर आपको नाम पता है तो लिख सकते हैं, नहीं पता है तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, फिर कॉमा, और आपने नगर का अपना नाम जो भी है और पुलिस स्टेशन, जिले का नाम और राज्य का नाम। उसके बाद आपने डेट डालनी है यहाँ पे और विषय फिर लिखना है बैंक में किसी और द्वारा पैसे निकालने के खिलाफ शिकायत। उसके बाद हम लिखेंगे आदरणीय सर या मैडम, मैं अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपको सूचित करने के लिए पत्र लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ कि मेरा ICICI बैंक पानीपत में बचत खाता है और मेरा खाता नंबर, अपना खाता नंबर डालेंगे, यहाँ पर दिनांक डेट डालेंगे को मेरे खाते में से किसी और व्यक्ति ने पैसे निकाल लिए और बैंक वाले इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बैंक मैनेजर ने पुलिस में शिकायत करने को कहा है, इसीलिए आपसे विनती है कि मेरे पैसे दिलवाने में मेरे मदद कीजिए तथा चोर को भी पकड़िए ताकि वह फिर दोबारा ऐसा ना करे। आप इस विषय पर त्वरित कार्यवाही कर लोगों को इस तरह की हो रही परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए कड़े कानून बनाएं। धन्यवाद। निष्ठा से नाम आपने अपना लिखना है, शहर का नाम, और आपने साइन कर देने हैं। तो इस तरह से पत्र आपने लिखना है। आपने अपनी तरफ से ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट जितना भी लैंग्वेज में आप, चाहे इंग्लिश का पेपर हो चाहे हिंदी का हो, जितना सटीक या आंसर आप देंगे, जितना ब्रीफ आप इंग्लिश में करेंगे या हिंदी में आप देंगे, तो आपने बिल्कुल वही लिखना है जो उन्होंने पूछ रखा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आपने वर्डों पे बहुत ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित अवतरण का सार 1/3 शब्दों में लिखिए। अंक आपके 10 मार्क्स का है। ये भी क्वेश्चन आपका 3rd, और इसमें जो ये पहरा दिया हुआ है इसे बहुत ध्यान से पढ़ के आपने इसका भी कंक्लूजन देना है। तो सबसे पहले हम पहरा पढ़ते हैं। सौंदर्य शास्त्र एक विचित्र शास्त्र है। वह वस्तुतः एक मूल्य शास्त्र है, क्योंकि हमारे जीवन की प्रधान दिशाएं और तत्संबंधी जिज्ञासाएं विभिन्न युगों में बदलती रही हैं और बदलती रहेंगी। इसलिए इस शास्त्र का वैसा विकास नहीं हो पाता जिस प्रकार के उदाहरणतः भौतिक शास्त्र का है, जिसमें परवर्ती विचारक पूर्ववर्ती चिंतक के सिद्धांतों को या तो नई व्यवस्था में बांधता है अथवा उसके कंधे पर खड़े होकर नवीन विकास के परिदृश्य देखता है। सौंदर्य शास्त्र, नीति शास्त्र आदि मूल्य शास्त्र होने के कारण वे सिद्धांत मुख्यतः प्रणालियों के समवाय के रूप में प्रस्तुत होते हैं। अंतिम निर्णय का भार हम पर ही रह जाता है कि उनमें से कौन सी बात हमारे लिए स्वीकारनीय है और कौन सी तजाए। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में जो सिद्धांतों का एक जंगल खड़ा हो गया है। तो इस टाइप से आपने ये पढ़ना है। तो हम इसका सार जो है कैसे लिखेंगे? जिस व्यक्ति को शिक्षा में सौंदर्य की अनुभूति हो जाती है उसने समझ लो सब पा लिया। ऐसे लोग और उनका व्यक्तित्व भी सुंदर हो जाता है। शिक्षा में सौंदर्य ना होता तो हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। इसमें मिली सीख हमें जीवन में सफलता के मार्ग पर ले जाती है। दूसरी तरफ प्रकृति का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान है। भौतिक विकास से शारीरिक सुख मिलता है एंड मानसिक नहीं, और सौंदर्य शास्त्र से हमें मानसिक सुख मिलता है। इसलिए अंतिम निर्णय हम पर है कि हम किसका विस्तार करना चाहेंगे। तो इस टाइप से आपने जो है पूरा पहरा पढ़ के और कंक्लूजन देना है। नाउ 4th क्वेश्चन है, क भाग सरल हिंदी में व्याख्या करनी है। ये आपका 5 मार्क्स का है। यानी आपको ये पहरा पढ़ के फिर आपने जो भी आपको समझ आ रहा है उसको बिल्कुल सिंपल हिंदी में समझाना है। तो वो मैं बता रही हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हम पहरा पढ़ते हैं। मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, इससे वह अपने को उन कर्मों के गुण दोष का भी भागी समझता है जिससे उनका संबंध होता है।
जिनके साथ वह देखा जाता है। पुत्र की अयोग्यता और दुराचार, भाई के दुर्गुण और असभ्य व्यवहार आदि का ध्यान करके भी 10 आदमियों के सामने सिर नीचा होता है। यदि हमारा साथी हमारे सामने किसी तीसरे आदमी से बातचीत करने में भारी मूर्खता का प्रमाण देता है, भद्दी और ग्राम्य भाषा का प्रयोग करता है, तो हमें भी लज्जा आती है, जिसे लोग कुमार्गी जानते हैं। उसके साथ यदि हम कभी देव मंदिर के मार्ग पर भी देखे जाते हैं तो सिर झुक जाता है या बगले झांकते हैं। बात यह है कि जिसके साथ हम देखे जाते हैं उसका हमारा कितनी बातों में कहां तक साथ है। दूसरों को इसके अनुमान की पूर्ण स्वच्छंदता रहती है, उसकी कल्पना की कोई सीमा हम तत्काल बांध नहीं सकते हैं। यानी जो भी हमें देख के अपना जो व्यू प्रकट करता है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, सब अपने आप में स्वतंत्र है। किसी को देखकर हम कोई भी कमेंट दे सकते हैं, उसकी आदत और विचार या वो कौन से समाज में रहता है उसे देख के। तो मतलब ये निकला, तो हम क्या लिखेंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से शहर, राज्य और राष्ट्र बनता है। इसलिए जो भी व्यक्ति समाज में रहता है वह एक दूसरे से जुड़ा रहता है। परिवार समाज की एक इकाई है। परिवार में हर सदस्य के आचरण से ही समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। हमें सदा अच्छा आचरण करना चाहिए ताकि हमारे अपनों को हम पर गर्व हो। तो इतना ही कंक्लूजन, मतलब हमने क्या है, हम 20 लाइनों की आपने 2 लाइनें लिखनी है कि हमें उस पहरे को पढ़ के क्या समझ आ रहा है, कि क्या कहना चाह रहा है राइटर आपका। उसके बाद इसमें चॉइस है, या तो आपने वो पहले वाला पहरा करके उसका कंक्लूजन देना है या आप इसका भी दे सकते हैं। तो इस देश में अनेक भाषाएं हैं, अनेक जातियां हैं। इन जातियों की अपनी अपनी संस्कृति है। इन सभी जातियों की संस्कृतियों के सामान्य तत्वों का, उनके समुच्चय का नाम जो है भारतीय संस्कृति है। भारत की जातियों से भिन्न भारतीय संस्कृति की सत्ता कहीं नहीं है। वर्गों की, जनसाधारण की संस्कृति की कुछ जातीय विशेषताएं होती हैं। सामंत वर्ग तो इंग्लैंड में भी था, यहाँ भी रहा है, लेकिन नायिका भेद का प्रसार यहाँ की सामंती संस्कृति की जातीय विशेषता है। सामंत काल में जन साहित्य यहाँ भी रचा गया, यूरोप में भी रचा गया, लेकिन संत साहित्य की कुछ अपनी जातीय विशेषताएं हैं। आधुनिक युग में साहित्य शरद चंद्र ने भी रचा है। वलियोल और भारती ने भी बहुत से बातों में इनके समान होते हुए भी प्रेमचंद की अपनी जातीय विशेषताएं हैं। इसलिए संस्कृति की जातीय विशेषताओं के विकास के लिए जातीय गठन जरूरी है। तो ये पैरा पढ़ के हमें क्या समझ आता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म, जाति, विभिन्न संस्कृति और अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का क्या है, समावेश है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत के सभी देशवासी मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। अनेकता में एकता का निवास होता है। भारतीय साहित्य की एकता जो है भाषागत एकता नहीं है, विचारों और भावनाओं की एकता है। संस्कृति के प्रत्येक अंग में परिवर्तन होता रहता है और भाषा के ही माध्यम से संस्कृति का निर्माण हुआ है। भारत में अनेक कवि और लेखक हुए, पर सभी की कहानियों और कविताओं में समानता ही दिखाई देती है। हमारे साहित्य की एक देशगत विशेषता है। तो इस टाइप से आपने पहरा पढ़ के उसको कंक्लूजन यानी सार लिखना है। उसके बाद आपका जो है ख पार्ट है वो भी आपका 5 मार्क्स का है। इसमें क्या करना है, सरल हिंदी में व्याख्या करनी है। अब ये देखिए, ये आपके दोहे या कोई भी पोइट्री से रिलेटेड है, तो उसमें आपने क्या करना है, कवि का नाम देंगे तो ज्यादा बेटर होगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। जैसे जाको गुरु भी आंधला, चेला खरा निरंध, अंधे आंधा ठेलिया, दीन्यू कूप पड़ंत, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। तो ये व्याख्या करनी हमने इसकी, तो हम कैसे करेंगे, यह दोहा कबीर जी का है। इसमें वह गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं कि यदि गुरु ने सच्चे अर्थों में भक्ति को धारण नहीं किया है, जब गुरु ने ही भक्ति को अच्छी तरह से नहीं समझा है, नहीं धारण किया है, तो स्वयं माया के जाल में जब गुरु ही फंसा हुआ है तो वह अपने चेलों का भी वही हाल करेगा। तो उन्हें क्या सिखाएगा, उसे कुछ भी नहीं पता है जब खुद ही। ऐसा गुरु अंधे के समान है और उसके चेले भी उसी की भांति अंधे हो जाते हैं। मतलब जैसा गुरु वैसा चेला। अंधा अंधे को ठेल रहा है, मतलब राह बता रहा है, ठेलने का मतलब। तो समझिए कि दोनों की मंजिल एक
कुआं ही है, ऐसा जिसमें चिंतनहीन है, मतलब उसमें कोई भी नॉलेज की बात नहीं समझा रहा है गुरु चेले को, तो चेला भी वैसा ही है जैसा गुरु है। जीव इस संसार को अपना घर समझ लेते हैं और अन्य लोगों का अनुसरण करके वही करते हैं जो अन्य लोग करते हैं। वस्तुतः उसे ज्ञान ही नहीं होता कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। जब जीव को सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तब उसे ज्ञात होता है कि सत्य क्या है। यानी भगवान में जब बिलीव हो जाता है तो बिलीव कौन कराता है? गुरु कराता है। और जब गुरु हमें बिलीव कराएगा, हमें सच के बारे में बताएगा, तभी हमें पता चलेगा और हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे। दीपक से आशय है कि सतगुरु ही उसके अंधकार में जीवन में ज्ञान का उजाला लेकर आते हैं और जीव को आगाह करते हैं कि वह माया के जाल में ना फंसे। और जिस अज्ञान के अंधकार में जीव स्वयं के जीवन को बर्बाद कर रहा है उसे गुरु ही अपने ज्ञान के प्रकाश से दूर करते हैं। इसीलिए अगर गुरु अच्छा है तो हमें जल्दी ही मार्ग मिल जाता है सत्य का, और नहीं है तो हम भटकते रहते हैं। नाउ सेकंड आपका इसमें भी चॉइस है, या तो आपने पहला करना है या ये दूसरा करना है, तो ये सेकंड भी पढ़ते हैं। प्राकृतिक के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। पुरानंता का यह निर्मोक सहन करती न प्राकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में टेक। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। तो ये किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। तो हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने प्रस्तुत, अगर आपको नाम नहीं पता है तो गलत नाम से जो है बेटर है आप नाम ही ना लिखें, तो आप सीधा यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि इस काव्य में प्रेम और सौंदर्य जो है प्रमुख विषय है। आप नाम ना लिखें अगर कंफ्यूजन है तो, क्योंकि उसमें मार्क्स कट जाते हैं। उन्होंने प्रस्तुत पद्यांश में खड़ी बोली के माध्यम से श्रद्धा के बारे में बताते हुए कहा है। अगर आपको यहाँ बोली भी नहीं पता है तो वो भी ना लिखें, तो आप सीधा ये लिख सकते हैं उन्होंने प्रस्तुत जो है पद्यांश में जो है श्रद्धा के बारे में बताते हुए कहा है। ये आप खड़ी बोली काट दीजिए, नाम काट दीजिए, जहां भी कंफ्यूजन है वो आप ना लिखें। श्रद्धा ने बासी फूलों का उदाहरण देकर मनु के निराश मन में उत्साह भरने का प्रयास किया है। श्रद्धा निराश मनु को समझाते हुए कहती है कि प्रकृति की शोभा कभी भी बासी अथवा मुरझाए हुए फूल नहीं बढ़ाते। जो फूल ताजे हों और खिले हुए हों उन्हीं की सुंदरता और खुशबू से उद्यान अथवा वन सुशोभित होते हैं। डाल से टूटे हुए फूलों का तो बस एक ही परिणाम होता है कि वह है धूल में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेना। अतः मानव को भी निराशा और अकर्मण्यता त्याग कर आशा और उद्यम के सहारे अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। कवि कह रहा है कि अपने उद्गारों को व्यक्ति करते समय श्रद्धा ने मनु को कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि तुम विधाता के इस कल्याणकारी वरदान को नहीं सुन रहे कि शक्तिशाली होकर विजय श्री प्राप्त करो। उसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर भी यही चाहता है कि मानव प्राणी शक्तिवान होकर विजय बने और मनुष्य हाथ पर हाथ धरे ना बैठा रहे, कार्य करे और विजय प्राप्त करे। श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम हमेशा यह याद रखना कि आज समस्त सृष्टि में देवताओं की यही वाणी गूंज रही है तब जब से वे स्वयं देव संतान हैं, और उन्हें इस प्रकार कर्म से विमुख होकर पलायनवादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए और विजय को प्राप्त करना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द यानी उल्टे लिखने हैं शब्द आपने, ये भी 5 मार्क्स का है। अग, व्यग, शर, अक्षर, तृष्णा, तृप्ति, इति, अथ, त्रिजु, वक्र, प्राची, पश्चिम यानी प्रतीचि, निवृत्त, प्रवृत्त, पलवन, संक्षेपण, धीरोदधात, धीरोद्वत एंड संकल्प, विकल्प। इस तरह से, क्योंकि इसमें कोई भी आपका चॉइस या हम तुक्का नहीं मार सकते, ये तो आपको ग्रामर जो है करनी ही पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित शब्दों को शोध करना, आपने इनके स्पेलिंग राइट करने, ये भी 5 मार्क्स का है। जैसे अभिज्ञ लिखा है तो अनभिज्ञ होता है, इच्छा है तो बड़ी की मात्रा इच्छा होगी। अंताक्षरी में आपकी इस टाइप से ऊपर बिंदी लगा के आधा था और इस तरह से अंताक्षरी लिखेंगे। फिर है आपका उचिष्ट, उचिष्ट इस तरह से सेम ही है, ये राइट है, कई बार राइट भी होते हैं, जरूरी नहीं है सारे ही गलत हो। इसके बाद है अनुग्रहित, अनुग्रहित इस तरह से लिखेंगे। गरिष्ठ, गरिष्ठ लिखेंगे। दंतोष्ट, ये दंतोष्ट इस तरह। प्रमाणित, प्रमाणित। यक्षिणी, यक्षिणी में छोटी की मात्रा आएगी। और इसके बाद मैथिली शरण जो है इसमें आपका ये भी आपकी छोटी की मात्रा आएगी।
क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित युग्मों यानी पेयर दिए हुए हैं यहाँ पे, दिए गए शब्दों को अपने बनाए वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि दोनों का पारस्परिक अंतर यथासंभव स्पष्ट हो जाए। ये आपका 5 मार्क्स का है। जैसे अभेद और अभेद, तो अभेद होता है एकता और अभेद होता है जो भेदा ना जा सके, अभिभाज्य। तो वाक्य कैसे बनाएंगे, राम और लक्ष्मण की अभेद यानी एकता को कभी अभेदा यानी अभेद नहीं किया जा सकता था, तो छेद नहीं किया जा सकता, उनकी जो एकता को तोड़ा नहीं जा सकता था। उसके बाद है अजर जो बूढ़ा ना हो, क्षय रहित, और अजर जो आंगन बोला जाता है जिसे। तो वाक्य हम कैसे बनाएंगे, हमारे मकान के अजर यानी आंगन से निकलते ही एक सघन बगीचा है। जब मैं खेल रही थी तभी वहां मेरे दादाजी आ गए और उन्होंने मुझे अजर यानी कभी ना बूढ़ा होने का आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद है उपल का अर्थ पत्थर एंड उत्पल का अर्थ कमल। तो वाक्य कैसे बनाएंगे, मैं तालाब में खिले उत्पल यानी कमल को देख रही थी या देख रहा था, तभी मेरी नजर वहां एक उपल यानी पत्थर पर गई तो मेरी आंखें चुंधिया गई। मात्र का अर्थ केवल और मात्र का अर्थ माता। तो वाक्य बनेगा मात्र मात्र ही यानी केवल माता ही अपने बच्चों से दुनिया में सबसे अधिक प्यार या ज्यादा प्यार करती है। फिर है रिक्त का मतलब होता है संपत्ति जो उत्तराधिकार में दी जाती है, और रिक्त होता है खाली शून्य। तो वाक्य कैसे बनाएंगे, मेरे पिता के बाद उनका रिक्त स्थान यानी खाली स्थान उनके द्वारा दी गई रिक्त यानी उत्तराधिकार में दी गई संपत्ति से नहीं भरा जा सकता था। फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये 5 मार्क्स का है आपका। निम्नलिखित कहावतों यानी मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे सबसे पहले है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, पहले हमने इसका अर्थ लिखना है यानी स्वार्थी होना या कुछ अलग होना। वाक्य कैसे बनाएंगे, अगर सभी लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाने लग गए यानी स्वार्थी होने लग गए तो इस देश का क्या होगा। फिर इसके बाद है सेकंड, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना यानी थोड़ा पाकर अधिक पाने की कोशिश करना। तो वाक्य कैसे बनाएंगे, जब भिखारी 1 रुपया देने के बाद और रुपए मांगने लगा तो मैंने उससे कहा कि उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ते हो, जाओ यहाँ से। ऊंची दुकान फीके पकवान जिसका नाम अधिक हो पर गुण कम हो। तो वाक्य कैसे करेंगे, किसी भी कंपनी का नाम लिख देंगे, स कंपनी का नाम ही नाम है, गुण तो कुछ भी नहीं है, बस ऊंची दुकान फीके पकवान है। फिर उसके बाद है खग जाने खग की ही भाषा, जो व्यक्ति जिस संगति में रहता है वह उसका पूरा भेद जानता है। वाक्य अपराधी अपराधी की प्रवृत्ति जानते हैं, ठीक ही कहा है खग जाने खग की भाषा। फिर इसके बाद है ओछे की प्रीति बालू की भांति, तो दुष्ट व्यक्ति ही की मित्रता स्थायी नहीं होती। तो वाक्य रमेश और दिनकर दोनों दुष्ट थे और दोनों ही मित्र थे, परंतु कुछ दिनों बाद ही दोनों की मित्रता जो है समाप्त हो गई। सच है कि ओछे की प्रीति बालू की भांति के समान होती है। इस टाइप से ये आपने क्वेश्चन करना है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका 2.5 मार्क्स का है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है आपने, 1 वर्ड है ये। तो गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी बोलते हैं इन्हें। जिस पर कोई कलंक ना लगा हो वो है निष्कलंक, जिसे अक्षर ज्ञान ना हो वो है निरक्षर, दूसरों का दोष खोजने वाला छिद्रावंशी, एंड जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में निवास करता हो वो है आपका प्रवासी। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का बा पाठ। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, ये भी 2.5 मार्क्स का है। तो परीक्षण, परि प्लस ईक्षण। फिर है गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी। फिर है आपका प्रत्यर्पण, प्रति प्लस अर्पण। फिर है आपका माधवाचार्य, मधु प्लस आचार्य। वनौषधि, वन प्लस औषधि। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हिंदी में निबंध लिखना आपने और 30 मार्क्स का है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, इसमें भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी इस टॉपिक की किसी की भी नॉलेज हो। जैसे फर्स्ट है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास एवं पर्यावरण, आधुनिक जीवन और सोशल मीडिया, संसद में महिला आरक्षण, तकनीकी विकास और रोजगार। लेकिन जितने भी पॉइंट आप लिखें वो रियल होने चाहिए, उनमें जो है सच्चाई होनी चाहिए, तभी आप लिखें। कोई डाटा दे रहे हैं या कोई डेट मेंशन कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप कोई भी डाटा या डेट मेंशन ना करें। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक जो है विषय कोई भी, ताकि आपको पता चले कि आपने कैसे जो है लिखना है। यहाँ पे हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आपने किस टाइप से एसे को लिखना है वहाँ एग्जाम में। तो एक को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं।
किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता के लिए नागरिकों में सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को मजबूती प्रदान करना आवश्यक है और इसमें राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधताओं का देश है। राष्ट्रवाद एकमात्र ऐसा धागा है जो विभिन्न सांस्कृतिक, जातीय पृष्ठभूमि से संबंधित होने के बावजूद लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। यह कश्मीर से कन्याकुमारी तथा सभी भारतीयों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस टाइप से आपने थोड़ी मुश्किल हिंदी यानी टिपिकल हिंदी में आपने ऐसे लिखना है, उसमें मार्क्स अच्छे मिलने की उम्मीद होती है। बहुत इजी लैंग्वेज आपने नहीं लेनी है ऐसे की। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, थोड़ा अर्थ भी बताना है आपने, जो भी टॉपिक वहां दिया हुआ है। देश के प्रति समर्पण की भावना, जिसे देश के प्रत्येक नागरिक के दिलों और दिमागों को परवान चढ़ाना चाहिए। यही कारण है कि शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगान बजाया जाता है और अब फिल्मों के शुरू होने से पहले सिनेमा हॉलों में भी और देश के महान बेटों, नायकों और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जीवन की कहानियों के साथ पाठ्यक्रम को समृद्ध किया जाता है। राष्ट्रवाद वह भावना है जो सैनिकों को अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए साहस और शक्ति प्रदान करती है। यदि नागरिक विभिन्न धर्मों के अनुयायी होने, विभिन्न भाषाओं को बोलने और अपने क्षेत्रों की विविध संस्कृतियों का अभ्यास करने के बावजूद एकजुट होते हैं तो कोई आंतरिक या बाहरी खतरा उनके देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। भारत राष्ट्रवाद के इस सर्वव्यापी अर्थ का एक प्रमुख उदाहरण है जिसने हमेशा राष्ट्र की अच्छी सेवा की है। भारतीयों में राष्ट्रीयता की गहरी भावना है। यही कारण है कि जब वे अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने की बात करते हैं तो वे हमेशा एकजुट रहते हैं, जो सभी देशों की एकता और अखंडता के संरक्षण की ओर जाता है। जैसा कि एक माँ अपने बच्चों को जन्म देती है और प्यार और उनकी देखभाल करने के लिए कई बाधाओं को पार कर जाती है, हमारा राष्ट्र भी हमारे लिए यही करता है। एक माँ की तरह हमारी मातृभूमि भी हम सभी के लिए अस्तित्व और पोषण के साधन पैदा करते हुए दर्द को सहन करती है। विद्वानों ने भी सभी वनस्पतियों, नदियों और उस स्थान के अन्य प्राकृतिक संसाधनों के बारे में कहा है जहां हम एक सुखद और शांतिपूर्ण अस्तित्व जीने के लिए सबसे बड़े उपहार के रूप में जन्म लेते हैं। यानी हम अपनी मातृभूमि के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ। यह हमारी मातृभूमि के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना है जो हमें दुनिया भर के अन्य देशों के सामने मजबूती से खड़ा करती है। उसके बाद एस्से के एंड में हमें निष्कर्ष जरूर देना है, कंक्लूजन, ताकि वो समझ सके एग्जामिनर कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। वास्तव में एक राष्ट्र का जन्म तभी होता है जब उसकी सीमा में रहने वाले सभी नागरिक सांस्कृतिक विरासत और एक दूसरे के साथ भागीदारी की भावना को साझा करते हैं। यह राष्ट्रवाद की एक तरफा भावना है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में बांधती है। भारत जैसे विशाल देश में जाति, पंथ और धर्म के मतभेदों पर राष्ट्रवाद की भावना हमेशा हावी रही है। भारतीय शांति, मानवीय भाईचारे और सामूहिक प्रगति के मूल्यों के लिए जाने जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहने पर हम गर्व करते हैं। इस टाइप से आपने कंक्लूजन देना है एस्से का, और जितने भी टॉपिक हैं वो आपने करने हैं, क्योंकि देखिए टॉपिक आपका कोई भी आ सकता है, एस्से का कोई सिलेबस में मेंशन नहीं होते हैं। तो एस्से का टॉपिक वो होता है जो एक तो थोड़ा लेटेस्ट टॉपिक होता है, कोई कानून बना है या कोई प्रॉब्लम आ गई है देश में या कोई जैसे महामारी पे भी आ सकता है। इस टाइप से आपके कोई भी एस्से का जो करंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड भी हो सकता है। तो इस टाइप से आपने थोड़ी सी टिपिकल हिंदी में आपने एस्से करना है और बाद में निष्कर्ष जरूर देना है ताकि अच्छे मार्क्स आए आपके। तो लैंग्वेज के पेपर में कोई बड़ी मुश्किल आपने नहीं आती है आपको, लेकिन थोड़ा सा समझ के पेपर करना है। ये दोनों पेपर इंग्लिश और हिंदी के आपके इसलिए लिए जाते हैं कि एक ऑफिसर बनने वाले कैंडिडेट को अपनी भारत में इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेजेस की कितनी नॉलेज है ये चेक करने के लिए ये एग्जाम लिए जाते हैं दोनों। तो यही उन्होंने देखना है। तो थोड़ा सा अपना कंक्लूजन देंगे तो उससे आपका पता चलेगा कि आपको इस भाषा की कितनी समझ है। और आपने हमारी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, हिंदी की भी टेस्ट सीरीज हमारी शुरू हो चुकी हैं और इंग्लिश की भी और जीएस की भी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी और
नोट्स भी हमारे प्रिंटेड फॉर्म में बहुत अच्छे से हमने तैयार किए हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो वो भी ले सकते हैं आप, और हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। तो इस बार आपने HCS मेन क्लियर करना है, अपने से कीजिए तैयारी या हमारी हेल्प लीजिए। हमारे हेल्पलाइन नंबरों पे कॉल करके आप सारी डिटेल्स पता कर सकते हैं। थैंक यू।